हकीम साहब, मैं यहाँ पे खट्टे की बात करना चाहूँगी। जिन लोगों को दर्द की तकलीफ़ रहती है, स्पेशली महिलाओं को लेके। अब देखिए, सर्दी हो, गर्मी हो, चटनी सबको पसंद होती है, चाहे वो धनिये की हो, लहसुन की हो। तो चटनी में भी खटाई डलती है, तो क्या खटाई से भी हमें नुकसान हो सकता है? और धनिये की चटनी और लहसुन की चटनी में कौन-सी फ़ायदेमंद है? अच्छा, ये समझ ले कि खट्टी चीज़ हर किसी को नुकसान नहीं देती। जी। सिर्फ उन लोगों को नुकसान देती है जो खांसी, नज़ले, दमे के हुँ, मरीज़ हुँ। होते हैं या जी। गठिया के मरीज़ होते हुँ, हैं। हुँ। तो वो लोग खटाई ना डालें उसमें, बाकी सब चीज़ें डाल लें। और बाकी सब लोगों को खटाई नुकसान नहीं देती, बल्कि फ़ायदा देती है। और खटाई में, नींबू में, खटाई में, आम के अचार में बला की ताकत है और विटामिन सी होती है खट्टी चीज़ में। लेकिन विटामिन सी उन लोगों की दुश्मन है जो लोग नज़ला, खांसी, बलगम और छींकों के मरीज़ हैं। तो ऐसे लोग ये चीज़ें ना लें। और देखिए, धनिया भी ठंडा होता है, लेकिन इतना ठंडा नहीं होता कि ऐसे लोगों को नुकसान करे। तो धनिया डाल लिया करें। और धनिया का मिजाज ठंडा होता है, तो उसमें अगर अदरक और लहसुन भी आप डालें या ज़ीरा भी डालें तो ये चीज़ें गर्म होती हैं। तो किसी चीज़ की ठंडक को मारने के लिए कोई गर्म चीज़ अगर उसके साथ यूज़ करते हैं तो वो ठंडी नहीं रहती, बल्कि ना ठंडी रहती है ना गर्म रहती है, बीच की हो जाती है। तो किसी चीज़ को की ठंडक को मारने के लिए या किसी चीज़ की गर्मी को मारने के लिए ठंडी चीज़ के साथ इस्तेमाल करें, किसी चीज़ की ठंडक को मारने के लिए गर्म चीज़ इस्तेमाल करें, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जसवीर जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम, बताएँ? मेरे को ना ऐसे तो अस्थमा भी है, तो अस्थमा है? साइनस है। ठीक है। वो मैं पंप लेती हूँ। तो मैं हुँ। आपसे पहले भी हकीम साहब से दवा ली थी, हुँ। 5-6 महीने खाई थी, वो शहद की तरह थी। तो देखिए, दमा, अस्थमा ये बड़े रोग हैं लंग्स के, फेफड़ों के। अब एक तो वही इलाज है जो आप कर रहे हैं, पंप ले लिया या स्टेरॉइड ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिए, तो ये धीरे धीरे आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। यूनानी की कुछ दवाएं ऐसी हैं कि उनसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जिसमें मैं एक नुस्खा बताता हूँ। सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 दवाएं ऐसे 100-100 ग्राम खरीद कर और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और उसमें पाउडर बना लें। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं। ये तीनों दवाएं 100-100 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना के रख लें। आपको अस्थमा की दवाएं, पंप और स्टेरॉइड और ये सब चीज़ें तो लेनी ही है ज़िंदगी भर। आप ये कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये दवाएं नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और नुकसान को रोक लेती हैं। तो ये 1-2 साल तक खाएं और भगवान से खूब मदद मांगें। क्या पता आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन हो। सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। गठिया 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 बीपी शुगर है। उम्र कितनी है? उम्र 62। और देखिए, एक एक करके इलाज कर लें। सबसे जटिल रोग है गठिया, सबसे पहले उसका इलाज कर लें, बाकी दवाएं आप एलोपैथ की खाते रहें। ये जो अलसी है, आप जानते होंगे, फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं। अलसी को 200-300 ग्राम खरीद कर हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अलसी लीजिए 200-300 ग्राम, हल्का सा भून कर, ज़्यादा ना भूनें, पाउडर बना के रख लें अलग। और एक आता है गोंद सिया, गोंद जैसे आते हैं ऐसे ही ये गोंद सिया कहते हैं इसे।
क्योंकि ये काला है रंग में और कड़वा है, इसलिए हम इसे गोंद स्याह कहते हैं। लेकिन ख़बरदार, ये नकली बहुत लोग बेच रहे हैं। तो असली गोंद स्याह लें और 100 ग्राम खरीदें, अलग से इसको पाउडर बनाएं। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, इसको अलग से पाउडर बना लें। और आधा चम्मच अलसी और उसमें 2 चुटकी गोंद स्याह मिलाकर रोज़ाना 2 बार खाने के पश्चात पानी से या दूध से दें। और ये 3-4 महीने दें तो गठिया के रोग को फ़ायदा मुमकिन है। जब इस रोग में फ़ायदा हो जाए तो आप अगला नुस्खा भी मुझसे मालूम कर सकते हैं। जी, एमपी से हैं दीपा चंदवानी जी, स्वागत है आपका। जी मैम, राधा स्वामी। मैम आपसे आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। राधा स्वामी भाई साहब, आज मैं ना मतलब मेरे को ना पेट में गोखरू निकला है, लेकिन वो फट गया है, तो इतना दर्द होता है, उसको भी 1-2 महीना हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सर से पहले मैं पूछी थी तो उन्होंने मतलब बिना फटे गोखरू का इलाज बताया था कि मैदा और देसी घी और हल्दी मिला के उसमें बांध दिया करो, लेकिन ये फट गया है, मेरे को बहुत दर्द दे रहा है, तो उसके लिए क्या करूं? और दूसरा सवाल है मैम कि जिन बच्चों को थैलेसीमिया है, ब्लड चढ़ता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, 14 का हो, 8 का हो, 6 का हो। और मैम दूसरा सवाल, मेरा तीसरा सवाल ये है कि जैसे कोई मतलब लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसको 1-2 महीने के बाद जैसे ब्लड चालू हो जाता है, 3रे महीने, 4थे महीने, दूसरे महीने, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए कि उनकी जैसे ब्लीडिंग बंद हो जाए करके। ठीक और है। वो रिपोर्ट और ब्लड में ना मेरी बहू जैसे मैडम वो प्रेगनेंसी थी उनको, तो ब्लड में ना इन्फेक्शन बताया है उनको, रुबेला और वायरस इन्फेक्शन बताया, तो उसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी मतलब रुक नहीं पाई। ब्लड में इन्फेक्शन, उसमें ना रुबेला और वायरस का इन्फेक्शन बताया है। ठीक है। और साइटोमेगालो वायरस, तो इस वजह से ना उसकी प्रेगनेंसी रुक नहीं पाई। अब उसके लिए मैडम ने उनको एक टीका लगाया है और टेबलेट दी है 20 दिन की कि ये खाओ। तो आगे के लिए 2 बार ऐसे जो हो चुका है, तो आगे के लिए हम उसके साथ क्या करें कि ये सब कुछ ना हो, कि उनको ब्लडिंग होती है स्टार्टिंग में, फिर 1-2 महीने के बाद फिर बच्चा रुक नहीं पाता है। तो अभी मैडम ने टेस्ट कराई तो ये जांच करवाने को बोली, तो उसमें रुबेला वायरस और ये सब कुछ निकला। तो आगे के लिए मतलब ये क्या करना चाहिए हम लोगों को कि इसके लिए सही हो? ठीक है मैम। देखिए, गोखरू अब वो फट गया है, अब उस जगह पर घी भर दीजिए या मक्खन टाइप की कोई चीज़, घी भी नहीं, मक्खन जो आता है ना बाज़ार से मक्खन, वो उसके अंदर भर दीजिए और उस पर आटा लगाकर, पट्टी लगाकर उस पर टेप लगा दीजिए रोज़ाना रात को। बस ये अब निकलने ही वाला है, हो सकता है 2-3 हफ्ते लगे। इसे अपना आप निकलने देना, ये फट गया है, अब ये अपना आप निकलेगा, अपनी जड़ छोड़ेगा। इसे उखाड़ने की कोशिश मत करना, अपने आप निकलने दीजिए। तो इसका इलाज तो ये है। ब्लड इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को, देखिए, इन्फेक्शन और महिलाओं को रहते ही हैं, और ब्लड इन्फेक्शन, और देखिए कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक वायरस होता है, उसका कुछ भी नाम ले लीजिए, एबोला लो या किसी और गाड़ी का नाम ले लो, लेकिन हर बीमारी का एक अलग नाम होता है। एंटी इन्फेक्शन दवाएं आप लीजिए, डॉक्टरों की ले ही रहे हैं आप, लेकिन नमक ज़ैतून हमारी तरफ से भी लीजिए। नमक ज़ैतून 1 चुटकी और गोंद मोरिंगा आधा ग्राम, ये रोज़ाना कम से कम 1 बार या 2 बार लिया करें। ये बहुत अच्छा है इन्फेक्शन के लिए, और प्रेगनेंसी रुकने के लिए बहुत अच्छा है। और प्रेगनेंसी के दौरान आप 2-3 चीज़ों का परहेज़ करवाना। हल्दी, ये जो हल्दी इस्तेमाल होती है, पपीता और कबाब चीनी, जिसे सर चीनी भी कहते हैं, अक्सर
सीख के कबाबों में डाली जाती है या मसालों में। अगर आपकी कबाब चीनी हो तो वो मत डाला करें, और ये नुस्खा लेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा भी होना मुमकिन है। एक सवाल इनका ये था कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ब्लीडिंग हो जाती है बीच ठीक। बीच में। अच्छा देखिए, ये बहुत होता है कि बच्चियां का प्रेगनेंसी लीक हो जाती है, और कुछ लोगों की अपनी गलती से होता है, कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं। और इससे 2-3 बातें होती हैं कि एक तो वो महिला, वो बच्ची डरती रहती है कि पता नहीं कब मेरा मिसकैरेज हो जाएगा। तो घबराएं तो बिल्कुल नहीं, और बेशतर आराम करें, और आराम भी ऐसा करें कि ज़्यादातर टांगें ऊपर थोड़ी सी रख लें और बाकी जिस्म नीचे रहे। ये हमेशा तो नहीं, लेकिन टांगें ऊपर रखने की कोशिश करें। और हस्बैंड से बिल्कुल ना मिलें 4 महीने तक। और 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद और 1 चुटकी गौन चिलगोजा दूध में मिलाकर रोज़ाना रात के समय 1 टाइम लिया करें। जिनको भी प्रेगनेंसी लीक हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, 1 टाइम रोज़ लिया करें, और जब ये बंद हो जाए तो ये नुस्खा भी बंद कर दें। जी। एक और सवाल था थैलेसीमिया का। देखिए, मुश्किल मर्ज़ है, और जो लोग गोश्तखोर हैं, यानी मांस खाते हैं, उनको जो पाए बनते हैं, यानी क्या कहेंगे इसको, ये जो हाथ और पैर बकरे के होते हैं, हम तो पाए कहते हरोड़े। हैं, हरोड़े हरोड़े या जो भी कहते हो, जी। इनको खिलाना चाहिए, खूब खिलाना चाहिए। बच्चे हो या बड़े हो, ये खिलाने चाहिए। और जो लोग मांस नहीं खाते, उनको ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए जिसमें लुआब होता है, जैसे उड़द की दाल, राजमा, जो पंजाबी लोग राजमा खाते हैं, वो खूब पतला सा बना के और खूब पका के, खूब गला के खिलाना चाहिए। तो इससे भी फ़ायदा लेकर देख लें। अगर ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो फ़ौरन कांटेक्ट करें। जी।